Welcome to Bind EduTech, and in the previous video we were discussing the concluding paragraph of the chapter which we were going through, जिसमें नरेटर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ एक लंबे वॉयज पे निकलता है। 3 इयर्स का उनका प्लानिंग था। उस वॉयज का जहाज वगैरह का नाम ये सब पहले ही बताया जा चुका है। बीच में वो लोग को बहुत डिफिकल्टीज का, वर्स्ट सिचुएशन का, और एक वर्ड यूज करेंगे, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में वो लोग पड़े। मतलब ऐसे सिचुएशन में जिसमें जान भी जा सकती थी। लेकिन जैसा इस चैप्टर के थीम को बताते वक्त, मैंने इस चैप्टर को जब स्टार्ट किया था तो इंट्रोडक्शन दिया था, फिर कैरेक्टर्स के बारे में बताया था, फिर चैप्टर का थीम बताया था ना। वो थीम जो है वो इस लास्ट पैराग्राफ से ही निकल करके आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीआईपी में इस लास्ट पैराग्राफ को हम रखते हैं। इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो किसी भी रूप में पूछी जा सकती है। मतलब क्वेश्चंस का कोई लिमिट नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन बनाएगा इस पैराग्राफ से, लेकिन ये तय है कि इस क्वेश्चन से इस पैराग्राफ से क्वेश्चन बनेगा। शॉर्ट बने, वेरी शॉर्ट बने, या ऑब्जेक्टिव बने, या मिडिल लेंथ का 4-5 मार्क्स का बने। तो आपको मैंने कहा था कि इस पैराग्राफ में लिखे हुए हर एक सेंटेंस को याद रखना है। एक्सप्लेनेशन तो मैं अभी दूंगा ही, और मैं ऊपर से बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं 2-3 लाइन का, और ये बता चुका हूं कि बेसिकली नरेटर जो हैं वो जब आइलैंड पे अपना पैर रखते हैं, अगेन वर्ड यूज किया है, मतलब एक बार जब वो शिप पे चढ़े थे तो उसके बाद दोबारा धरती पर कदम, उन्होंने कौन सी धरती पर कदम रखा? एम्स्टर्डम आइलैंड। और उसके बाद वो नरेटर जो हैं वो एक एक करके 1 by 1 अपने शिप में प्रेजेंट सभी लोगों के बारे में सोचते हैं, और सोचने का एक और मीनिंग निकलता है कि जितने भी लोग उस शिप में थे उन सब को एप्रिशिएट करते हैं नरेटर उनके द्वारा किए गए कामों का। और जिन्होंने जिस मेंबर ने भी जो भी काम किया हो, ऐसा नहीं कि वो काम टफ है। उस काम का इंपॉर्टेंस, वजन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो वर्स्ट सिचुएशन में ये सब काम करते हैं, बदतर स्थिति में रहते हैं। उस समय वो लोग डेडिकेटेड रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, हार नहीं मानते। तो एक एक करके नरेटर क्या कर रहे हैं कि सभी मेंबर्स को जो शिप पे हैं उनको याद कर रहे हैं, उनके
कंट्रीब्यूशन को याद कर रहे हैं और उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और सबको अलग अलग रीजंस की वजह से कर रहे हैं। जैसे पहला, वो हर्ब और लैरी के बारे में, लैरी एंड हर्ब, तो इनके बारे में उन्होंने सोचा, तो इनके किस काम को उन्होंने एप्रिशिएट किया, तो वो लिखा हुआ था that they remain cheerful and optimistic under the direst stress। ये मैं बता चुका हूं कि नरेटर लैरी और हर्ब को इसलिए एप्रिशिएट करते हैं और याद करते हैं क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट स्ट्रेस के समय, डायरेक्ट स्ट्रेस का वर्ड बताए थे, सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे मुश्किल घड़ी, डायरेक्ट स्ट्रेस। और ये भी बहुत सारे वर्ड्स में से एक वर्ड है जो आपको अपने आंसर में एग्जैक्टली ये बुक वाला वर्ड यूज करना चाहिए। द डायरेक्ट, अंडर द डायरेक्ट स्ट्रेस। और दो वर्ड उनके बारे में बोला, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। तो चीयरफुल मतलब खुश रहने वाला, दूसरों को भी खुश रखने वाला, और ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव सोच। तो हर्ब और सिजलर, सॉरी, लैरी और हर्ब ने वर्स्ट सिचुएशन में अपना चीयरफुलनेस और अपना ऑप्टिमिज्म बनाए रखा, इसलिए उनको, उनके इस गुण को नरेटर एप्रिशिएट करते हैं। तो अगर आंसर लिखने का कभी जरूरत पड़ा इस बारे में, लॉन्ग आंसर में भी, किसी में भी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लिखेंगे, ठीक है, आंसर की खराब परिस्थिति में, उसके लिए स्टूडेंट जिस कैटेगरी का होगा वैसा इंग्लिश वर्ड यूज कर लेगा। जैसे कुछ स्टूडेंट यूज कर लेंगे खराब परिस्थिति में बैड कंडीशन या बैड सिचुएशन। कुछ लोग लिखेंगे वर्स्ट सिचुएशन में, उन्होंने वर्स्ट सिचुएशन में वो दोनों चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक थे, इसलिए इस बात को एप्रिशिएट और याद कर रहा था नरेटर। एम्स्टरडैम आइलैंड पर के धरती पर कदम रखने के बाद। तो वर्स्ट सिचुएशन लिखेगा कोई, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन लिखेगा कोई, स्टॉर्म वर्ड भी कोई यूज कर सकता है कि आंधी तूफान के समय भी लैरी और हर्ब चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक थे। किसी का गलत नहीं होगा आंसर, पर अगर अपने सेंटेंस में तुम ये वर्ड यूज कर पाओ, द डायरेक्ट स्ट्रेस, अब ये सबकी बस की बात नहीं। तो जो मैं बोलता हूं कि जो लोग 80s 90s में मार्क्स पाना चाहते हैं, उनको यही सब वर्ड्स और इनके जैसे बहुत सारे वर्ड्स जो मैंने बताए हैं पहले, वो यूज अगर करेंगे ना अपने सेंटेंस में,
तब वो अपने एक्सपेक्टेड टारगेट तक आसानी से पहुंचेंगे। क्योंकि अगर 1000 स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल आंसर लिखेगा ना इस बात का, तो 1000 स्टूडेंट में से ना 2 या 3% स्टूडेंट ही हैं जो इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेस का। 2-3%, बाकी सब अलग अलग वर्ड यूज करेगा। बैड सिचुएशन, आंधी तूफान, समुद्री आंधी तूफान, सी स्टॉर्म, ये सब वर्ड यूज करेगा। तो ये वर्ड फर्क डाल देगा आपके आंसर की कैटेगरी में। लैरी और हर के बाद किसके बारे में सोचा? अपनी पत्नी मैरी के बारे में सोचा। ठीक है, तो अब मैरी के किस काम को उसने एप्रिशिएट किया था, किस काम को? तो यहां एक व्हील वर्ड है, यहां एक क्रूशियल आर्स है। 2 वर्ड हैं, व्हील एंड क्रूशियल आर्स। ये बहुत लोग इसको प्रोनाउंस करते हुए हैं आवर्स, मतलब 1 घंटा, 1 आवर, 2 घंटे, 2 आवर्स, आवर्स। लेकिन उससे अच्छा प्रोनाउंसिएशन इसका है आर्स। तो क्रूशियल आर्स, ये वाला वर्ड जो यूज करेगा जो स्टूडेंट आंसर में, क्रूशियल आर्स का भी मतलब मैंने बताया था कि मुश्किल की घड़ी, विपत्ति की घड़ी। तो इसको सब अपने अपने नॉलेज के अनुसार, इंग्लिश के नॉलेज के अनुसार, जो जिसका वोकैबुलरी है जितना, वो वर्ड वो लिखेगा। मगर अगर आपको और अच्छे में जाना है तो आप ये डायरेक्ट स्ट्रेस, उसके नीचे क्रूशियल आर्स, ये वर्ड याद रखना होगा। तो मैरी का ये कंट्रीब्यूशन था कि उसने जब स्टॉर्म में फंस गया था उनका जहाज, और जो बहुत बहुत वर्स्ट कंडीशन था, क्रूशियल आर्स थे, उस समय मैरी ने क्या हेल्प किया था? स्टेड एट द व्हील, स्टीयरिंग संभाला था जहाज का। तो ये उस क्रूशियल आर्स में, उन क्रूशियल आर्स में जब 40 नॉट्स के स्पीड से हवाएं तूफान चल रही थी, 40-50 मीटर ऊंची ऊंची समुद्र की लहरें टकरा रही थी इनके जहाज से, वैसे क्रूशियल टाइम में मैरी ने हिम्मत दिखाते हुए और जहाज का स्टीयरिंग, जिसको व्हील बोला है, लिखा गया है, जहाज का स्टीयरिंग संभाला। इसीलिए उसके प्रति थैंकफुल और ग्रेटफुल होता है और उसको अप्रिशिएट करता है नरेटर। उसके बाद मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन, मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन नरेटर के मन में, थॉट्स में किसके लिए था? उसकी 7 साल की बेटी के लिए सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन, सबसे ज्यादा आसान शब्दों में कह लो कि सबसे ज्यादा उनके दिल में जगह बनाया था इस खराब सिचुएशन में उनकी 7 साल की बेटी
जिसने कैसे हेल्प किया, वो उसके आंखों पे चोट लगा था, लेकिन वो डैड जब पूछते हैं, दोनों बच्चे बैठे होते हैं, डैड जब पूछते हैं कि तुम लोग ठीक हो, आर यू ओके, तो वो लड़की को, सुजैन को चोट बहुत जोर से लगा हुआ था, लेकिन उसने फादर को ये बात मतलब उतनी गंभीरता से नहीं बताई कि आई एम सीरियसली इंजर्ड, खाली बोली कि इंजरी है, सीरियसली इंजर्ड नहीं, ये नहीं बोली। जबकि इन एक्चुअल शी वॉज सीरियसली इंजर्ड। और क्यों बोला जा रहा है कि वो सीरियसली इंजर्ड थी, उसके बारे में ब्रैकेट में देखो ये वर्ड था, कि उसका जो हेड इंजरी था सुजैन का, तो जब ये लोग फिर वापस आ गए तो उस हेड इंजरी के चलते उसका रिजल्ट ये था कि इस लड़की को 6 ऑपरेशंस करने पड़े थे, 6 ऑपरेशंस करने पड़े थे। माइनर वर्ड लिखा हुआ है, 6 माइनर्स ऑपरेशन करने पड़े थे। क्यों, ये भी पूछ सकता है। कितना ऑपरेशंस, ये भी पूछ सकता है। 6 ऑपरेशंस, माइनर ऑपरेशंस, क्यों, क्या करने के लिए? टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल। अब ये जो वर्ड है रिकरिंग और ये वर्ड है क्लॉट, तो रिकरिंग का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, बार बार। बार बार क्या हो रहा था, बार बार उस लड़की के स्कल मतलब बहुत इजी होता है, इसको नहीं पता वो लोग समझ लें कि जो ह्यूमन बॉडी जो बायोलॉजी में नहीं दिखाता है, बॉडी का ढांचा रहता है पूरा, तो उसमें स्कल किसको बोलते हैं? मुंडी को, सिर को स्कल बोलते हैं, हेड को, ठीक है, उसके अंदरूनी पार्ट को स्कल बोलते हैं। तो उसके उस लड़की के स्कल और स्किन के बीच बार बार ब्लड क्लॉट हो जा रहा था, मतलब क्लॉट होने का मतलब जम जा रहा था, जमा हो जा रहा था। इस वजह से इसको रिमूव करने के लिए 6 ऑपरेशंस कराने पड़े थे उस लड़की को। ये याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन नरेटर के मन में किसके लिए था और क्यों। यहाँ एक चीज और लिख सकते थे, ऐसे वो अंडरस्टूड है कि उस लड़की ने ये तो बताया था कि मुझे आंखों पे चोट लगी है, इंजरी है, पर एक इंजरी छिपाया भी था उसने, जो बाद में बताया अपने फादर को कि उसके हाथ पर, आर्म पर, लेफ्ट हैंड नहीं लिखा है, आर्म पर डीप कट था। डीप मतलब गहरा हो गया, कट मतलब कोई चीज से कट जाना। उसके बारे में नहीं बताई थी वो उस समय, फर्स्ट टाइम सिर्फ हेड इंजरी के बारे में बताई थी। तो ऐसा उसने क्यों किया था, पापा ने पूछा भी था नरेटर में, तो उसका आंसर बहुत अच्छा था, एक मैच्योर आंसर, कि मैं अपनी परेशानियों को बता करके
आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी उस समय जब आप जी जान लगा करके और हम सबको बचाने का कोशिश कर रहे थे। ये जवाब दी थी उस औरत ने। ये भी एक्सप्लेनेशन में एकदम हूबहू मैंने पढ़ाया। वो बात भी दिखाता है, उसके लिए भी एप्रिसिएशन था। वो बात जबकि यहाँ लिखा हुआ नहीं। और लास्ट में वो याद करते हैं अपने 6 साल के बेटे को। A 6-year-old boy पूछ देगा, A 6-year-old boy किसको रिप्रेजेंट करता है? लैरी को, हर्ब को, या और कैरेक्टर कुछ भी दे देगा। तो उसमें जोनाथन या जो वर्ड जो था, जो नहीं, जॉन या जोनाथन जो इनका बेटा था, उन्हीं को ये 6 साल का बता रहे हैं। और वो उनको अपने बेटे पर किस चीज का एप्रिसिएशन था, वो अपने बेटे के किस काम को एप्रिशिएट कर रहे थे? Who was not afraid to die, क्योंकि उनका बेटा ही ये बोला था कि डैड आप ये मत समझिएगा कि मैं मरने से डरता हूं या डर रहा हूं तूफान के दौरान। और वहीं पर से इस चैप्टर का टाइटल भी रखा गया। उनका बेटा 6 साल का बेटा बोलता है कि हमें मरने से कोई डर नहीं, अगर हम सब साथ हैं तो उनका 6 साल का बेटा जिसको मौत से डर नहीं लग रहा था क्योंकि वो अपने परिवार के साथ था, तो लास्ट में उसको याद करते हैं। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो जाता है। ऑल इन ऑल जो लास्ट का जो ये पैराग्राफ था, वो उसमें क्या किया गया है, हर एक कैरेक्टर को याद किया है नरेटर ने। याद करने का मतलब है कि कैसे उन्होंने साथ दिया था, क्या उनका कंट्रीब्यूशन था, ये सब याद करते हुए इस चैप्टर को एंड किया गया है। इसके आगे थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स देख लेंगे और फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। एक चीज और इसी चैप्टर में और एक चीज बताना है, वो आगे बताएंगे।